राघव को बार बार अपनी ओर देखते हुए सोनल नोटिस करती है। दोनों के बीच एक अनकहा सा स्पार्क था। राघव एक टक सोनल को देख रहा था कि तभी फोन की घंटी से राघव का ध्यान टूटा। फोन स्नेहा का था। स्नेहा का फोन इस वक्त? राघव मन ही मन खुद से बोलता है कि तभी वो देखता है सोनल एक बड़े से गेट से होते हुए अपनी गाड़ी एक घर की तरफ लेती है जिसके बाहर लिखा था मेहरा मैंशन। दिस इज माई हाउस, चलो। सोनल राघव को गाड़ी से उतरते हुए बोलती है। वो स्नेहा का फोन काटते हुए एक मैसेज ड्रॉप करता है, एक पेशेंट के साथ हूं, बाद में करता हूं कॉल, और फोन अंदर रख लेता है। राघव अपनी फटी आंखों से सोनल का घर देख रहा था। राघव ने सोनल के बेटे रोहन का चेकअप किया। रोहन उठ चुका था और राघव से उसने काफी बातें भी की। राघव और सोनल रोहन के कमरे से बाहर आए और फिर राघव ने सोनल से कहा, भले ही 2 महीने हो गए लेकिन रोहन अपनी चोटों से अब भी रिकवर ही हो रहा है, उसे अब भी आराम की जरूरत है। हाँ, एक बात और, मैं सलाह दूंगा कि घर का वातावरण थोड़ा पॉजिटिव रखें, उसे खुश रखें और हो सके तो एक साइकेट्रिस्ट की मदद लें। सोनल ने एक पल के लिए सोचा, फिर राघव की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर राघव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जानते हैं, क्या आप रोहन का इलाज करेंगे? राघव को उम्मीद नहीं थी कि सोनल उस पर इतना भरोसा करती है। वो ये सुनकर काफी प्रभावित हुआ। क्यों नहीं, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। रोहन की चिंता आप अब मुझ पर छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच राघव। तो फिर जब तक रोहन का इलाज चलता है मैं आपके लिए रोज ड्राइवर के साथ एक गाड़ी भेज दूं, वो रोज आपको ले भी आया करेगा और वापस घर भी छोड़ देगा। थैंक्स सोनल जी। सोनल की गाड़ी में राघव की घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में सोनल ने कहा, तुम तो जानते हो राघव, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, अकेली रहती हूँ। कितना भी हो लेकिन रोहन को घर में अपने पापा की कमी तो हमेशा महसूस होती ही है। राघव सोनल से ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। वो बस खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर में उसका घर आ गया और राघव ने बात बदलते हुए सोनल से कहा, अरे बातों में पता ही नहीं चला कब मेरा घर आ गया। ओके सोनल, थैंक्स फॉर द लिफ्ट, बाय, सी यू टुमारो। तभी उसे कुछ आवाजें आई। घर के अंदर से कुछ शोर सुनाई दे रहा है। उसने देखा वहां पर 4-5 लोग इकट्ठा थे और दूसरी तरफ उसके पिताजी सोफे पर गिरे हुए दर्द से कराह रहे थे। राघव ने घर के बाहर से जोर से चिल्लाया, पापा क्या हुआ? राघव बेटा तुम जाओ यहां से, भाग जाओ। सुरेश ने घबराते हुए चिंता भरी आवाज में राघव को जाने के लिए कहा। राघव घर के अंदर घुस पाता उससे पहले ही उनमें से एक राघव की तरफ आया जो लगभग 6 फुट 4 इंच लंबा और भारी भरकम था। उसने राघव को वहीं रोकते हुए बोला, तो तू है राघव? हाँ? कौन हो तुम लोग? सारे के सारे एक साथ राघव पर टूट पड़े। राघव ने उन्हें प्रतिक्रिया का समय तक नहीं दिया और लाते घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में सारे के सारे जमीन पर पड़े नजर आए। फिर राघव ने लीडर को मारते हुए पूछा, किसने भेजा है तुझे यहाँ? हाँ? तुमने हमारे बॉस राणा और जोरावर से पंगा लिया था, उनकी बेइज्जती की थी, इसलिए हम बदला लेने आए हैं। पर जोरावर को नहीं पता कि हम यहाँ आए थे, हम अपनी मर्जी से आए हैं। दरअसल ये लोग बस राणा और जोरावर की नजरों में उठना चाहते थे, इसीलिए यहाँ आए थे। अब राघव इस बात को खत्म करना चाहता था, हमेशा के लिए। मुझे जोरावर के पास लेकर चल, अभी के अभी। जिस पर राजू ने बताया कि वो इस समय कंट्री क्लब में है। वहां खड़ी उनकी गाड़ी में कंट्री क्लब के लिए निकल पड़ा। राणा और जोरावर इस क्लब के एक प्राइवेट रूम में पैसों से भरा बैग लेकर वहां किसी से मिलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी जोरदार आवाज के साथ उस कमरे का दरवाजा खुलता है, पैरों पर आ गिरता है और कहता है, जोरावर भाई मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ आपके साथ हुई बेइज्जती का बदला लेने गया था। राणा अपनी जगह से उठा और राघव से बोला, अच्छा किया तो खुद ही आ गया। मगर राघव वापस लौटने के लिए नहीं गया था वहां। मैं यहाँ अपने पिता के साथ हुई बदतमीजी का बदला लेने आया हूँ। लड़के, मुझे नहीं पता तेरे पिता के साथ क्या हुआ है, ना ही मैं जानना चाहता हूँ। इस वक्त मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है यहाँ। राणा एक काम कर, पैसों के बैग में से 1 लाख रुपए निकाल कर इसको दे दे। ये पैसे ले और जाकर अपने पिता का इलाज करा। लेकिन आज राघव यहाँ फैसला करने आया था। राघव रुक जाओ। देखो मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुम्हारे घर गए हैं तुमसे बदला लेने के लिए। मैंने तुम्हारे पिताजी को नहीं मारा, ना मारने के लिए कहा। देखो तुम एक काम करो, इस बैग में 20 लाख रुपए हैं, तुम ये सब रख लो, लेकिन हमें छोड़ दो, मुझे जाने दो। हमारा सारा हिसाब यहाँ पूरा हो जाएगा, इसके बाद हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसने सोचा
कि 20 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, जो कि उसकी और उसके पिताजी की जिंदगी बदल भी सकती है। राघव 2 पल के लिए रुका और बोला, ठीक है। इतना बोलकर राघव ने पैसों से भरा बैग उठाया और वहां से बाहर निकल आया। राघव घर के अंदर आया और उसने देखा कि उसके पिताजी अब तक सो चुके थे। राघव अभी सोया ही था कि अचानक उसे नींद में फिर से वही आदमी दिखा, जो अब भी काले चोगे में ही था। उसने राघव को झकझोर दिया और बोला, उठो राघव, ये सोने का वक्त नहीं है। तुम्हें ये शक्तियां सिर्फ चंद लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए नहीं मिली है। तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। जल्द ही तुम्हें एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना होगा, पर उससे पहले तुम्हें अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करना होगा। उसके इतना बोलते ही अचानक राघव के घर के दरवाजे और खिड़कियां बजने लग जाते हैं। राघव हड़बड़ाकर उठा। दरवाजा खिड़कियां अब भी बज रहे थे। तभी उसे मेन डोर से तेज गोल्डन रोशनी आती हुई दिखाई दी। वो उस तरफ भागा और दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। आखिर कौन सा खतरा आने वाला है राघव पर? क्या है मकसद उसकी जिंदगी का? क्या देखा उसने दरवाजा खोलकर? क्या सोनल राघव को पसंद करने लगी है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।